नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। सबसे पहले तो न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को न्यूज इंडिया की पूरी टीम की ओर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि का पर्व आज है जो सनातन धर्म में बेहद खास माना जाता है। ये शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष दिन है। मान्यता के अनुसार इस दिन जो लोग सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनको सच्चा जीवन साथी मिल जाता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का एक महान पर्व है। उत्तर भारतीय पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। शिवरात्रि के पावन त्योहार पर आज रोहतक के रेलवे स्टेशन स्थित शमशान भूमि में भक्तों की लंबी भीड़ लगी। शिवरात्रि के पावन त्योहार पर सभी भक्तों ने और प्रदेश भर के सभी शिवालयों में भी लगातार लंबी लाइनें लगी रही, जहां पर जलाभिषेक के लिए भक्त लंबी लाइनों में खड़े रहे। काफी देर बाद अपने नंबर आने के बाद जलाभिषेक के बाद सभी भक्तों ने अपनी मनोकामनाएं मांगी और उनके पूर्ण होने की महादेव से मांग की है। भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं सभी भक्तगण और मंदिर के सेवादार को भी कोई खासी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि प्रशासन की देखरेख में सभी नियमों के तहत ही यह आयोजन हो रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में अविश्वास जिस तरह से गिरा है, उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और किसानों से एक बड़ी अपील की है। कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना। कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में कि बकरी शेर खा गई। आप एक बार कह दो कि तीनों कानून अब कोर्ट के हवाले हैं। जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता इस आंदोलन का कोई लाभ नहीं है। आप आंदोलन खत्म कर दो। एक बात कह दो, अगर घर को आग लग रही हो, तेल डालने का काम विपक्ष का नहीं है। विपक्ष की मर्यादाएं समझ लें। हाँ, आप लोग जा जाकर जो वहां भड़काते हैं, आपके लोग भड़काते हैं। जिस दिन ये कानून लागू होंगे उस दिन के बाद एक एक पल का ध्यान रखा जाएगा कि किसान को जहां लॉस होता है, किसान के हित में जो काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे। कि हम जो सरकारी खरीद करते हैं उस पर एमएसपी रहेगी रहेगी रहेगी। किसान कौन है, ये केंद्र के लोगों ने कहा कि किसान प्रदेश सरकार तय करेगी कि किसान कौन है। अब तक के जितने एक्ट हैं, चाहे वो सेंट्रल एक्ट हैं चाहे वो स्टेट के एक्ट हैं, उसमें जिसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है वो किसान माना जाता है, और उसी के नाम से जितना भी कोई कंपनसेशन मिलता है या फसल की बिक्री में अगर उसको ट्रैक किया जाता है या प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, वो उसी को जाती है। हमने केंद्र में ऐतराज किया है। हमने कहा नहीं, जिसकी जमीन है उसके दो रूप हैं, या तो केवल मालिक है और या फिर खुद काश्त है। अगर वो खुद काश्त है तब तो वो किसान है, अदरवाइज वो लैंड ओनर है। लैंड ओनर अपनी जमीन किसको यानी बिजाई के लिए देता है, वो कंट्रैक्ट पर भी दे सकता है, वो बटाई पर भी दे सकता है। तो किसान वो है जो उसको बुआई करता है। नए कानून के अंतर्गत कि मालिक जो है वो जरूरी नहीं कि किसान ही होगा, वो खुद काश्त अगर है तो वो किसान है। सरकार ने संयम बरता है। हमारा संयम ये हमारी ताकत है। हमारे संयम को हमारी कमजोरी कोई ना समझे। हमारा संयम हमारी ताकत है। कितना ही कोशिश की गई है सब रास्ते रोकने की। मुझे दुख इस बात का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए मेंटेन। वहीं अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने यह कहा है कि कांग्रेस का इससे मनोबल बढ़ा है। विधानसभा में जो भी चर्चा हुई उससे कांग्रेस ने हौसला अफजाई उनकी हुई है और आगे भी कांग्रेस इस तरह के मुद्दों को उठाती रहेगी। बड़ा अफसोस, बड़ा दुख है कि आज किस प्रकार सत्ता के लोभ में कुछ विधायकों ने अपनी अंतरात्मा को मारकर किसानों के विपरीत उनको मारने वाले बिल के समर्थन किया है। और मैं अब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटरों से प्रार्थना करता हूं कि आपके इलाके में ये लोग आए तो इनसे जवाब जरूर मांगे कि आपने कितने में अपना सौदा किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन में
हमारा मोरल बड़ा है, कोई वहां पर कोई ऐसी हार की बात नहीं है। और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन गिनती के साथ इश्यूज पे भी होता है, तो इसीलिए ये जरूरी नहीं होता कि वो कोई अल्पमत में आ गया है, नहीं आ गया है। तो इश्यूज के ऊपर हमारी जीत हुई है, किसानों के मामले में हमारी जीत हुई है। उन्होंने एपीएमसी की अमेंडमेंट को भी मान लिया। वहां पर जो हमारा प्राइवेट मेंबर बिल था उसमें संयोजन की कमेटी बनेगी, कमेटी का मैं सदस्य हूं। उसके बाद किसानों की लड़ाई ये जो है जीत चुके हैं और सरकार हार चुकी है। सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे, हर हालत में लेने होंगे। और साथ में जो किसानों को ये सत्ता पक्ष जो धमका रहा है ना, इनको भी इनका मजा किसान ही सिखाएंगे। बहुत से चेहरे ऐसे बेनकाब यहाँ पर हो गए जिन्होंने कहा था कि हम किसानों के पक्ष में जो है वोट करेंगे। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने महम के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2031 एडी में जनप्रतिनिधियों के सुझाव को शामिल करके प्लान को आगामी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त डेवलपमेंट प्लान को लेकर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि 2031 तक की जनसंख्या और आवश्यकताओं को लेकर इस डेवलपमेंट प्लान को तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के महम शहर की बेहतरीन के लिए जो सुझाव होंगे उन्हें शामिल करके सरकार को भेज दिया जाएगा। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि वर्ष 2031 तक महम शहर की 68,000 की आबादी को मानकर ये प्लान तैयार किया गया है। इस प्लान के अनुसार 138 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 सेक्टर बनाए जाएंगे। सेक्टरों के बीच 60 मीटर का डिवाइडिंग रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। नए शहरी क्षेत्र में 672 हेक्टेयर एरिया को लिया गया है। इसमें 138 हेक्टेयर क्षेत्र में आवास बनाए जाने पर स्थापित है। उन्होंने बताया कि 32 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक एरिया होगा। इसके अलावा 30 मीटर ग्रीन बेल्ट के साथ 60 मीटर का पेरीफेरी रोड बनाया जाएगा। इसके अलावा 100 मीटर की ग्रीन बेल्ट के साथ साथ 60 मीटर का बाईपास भी इस प्लान में बनाया जाएगा। वहीं खबर रोहतक से है, जहां पर सीवरमैन के कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है और आज भी उनका धरना इसी तरह से जारी है। इसी कड़ी में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक के प्रधान संजय बिडलान पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और आज भी सीवरमैन कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे और उन्होंने उनको समर्थन दिया। साथ ही 48 घंटे का समय प्रशासन को दिया है। उनका कहना है कि अगर सीवरमैन के कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा कोई भी आंदोलन करने को तैयार है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग रोहतक के एससी अधिकारी है जो उनके कार्यालय में जो हमारे पिछले एक हफ्ते से हमारे सीवरमैन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और उनकी मांग है कि हमारे सभी कर्मचारियों को डीसी रेट तुरंत प्रभाव से दिया जाए। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई रोहतक आकर इन हड़ताली भाइयों का समर्थन किया है और इस बैठक में आज नगर पालिका कर्मचारी संघ ने भी ऐलान किया है कि अगर 3 दिन के अंदर इनकी मांगें नहीं पूरी गई तो नगर पालिका कर्मचारी संघ अपने स्तर पर मांग पत्र सौंपेगा। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे रोहतक के सफाई कर्मचारी, अन्य विभागों के सफाई कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हो गए। वहीं रोहतक में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हमने न्यूज इंडिया पे आपको खोखरा कोट के पीर वाली गली के मुसलमान परिवार की एक घटना दिखाई थी, जिसमें परिवार की एक बेटी ने एक युवक से शादी की थी और उसके बाद शादी के तकरीबन 2 महीने बाद से ही उसके साथ मारपीट की जाने लगी और काफी परेशान युवती को रखा गया था, जिसके बाद युवती पिछले 3 महीने से अपने मायके रह रही थी। इसी कड़ी में गोकर्ण चौकी में भी 3-4 बार मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं न्यूज इंडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुली है और प्रशासन ने इस परिवार की लड़कियों को ले जाकर इनका पहले कोरोना टेस्ट करवाया और मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। वहीं रोहतक पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 147, 149, 223, 452, 354, 506 और सेक्शन 8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आप लोग देख रहे हो न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनीत गर्ग और न्यूज इंडिया पर चलिए खबर जिसमें कि एक मुस्लिम लड़की की शादी एक दबंग
परिवार के साथ की गई थी। रैनकपुरे का ये मामला है। लड़की को काफ़ी परेशान किया जा रहा था। 3 बार इसने मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। खबर चलने के बाद तुरंत जो है प्रशासन हरकत में आया है और इस लड़की का आज कोरोना टेस्ट कराया गया। लड़की की काउंसलिंग भी करवा दी गई है और आज मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। हमारे साथ इस पर जो पीड़ित पक्ष है उनके वकील हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी सर, क्या मामला हुआ? मामला जी, लड़की की सिस्टर ने लव मैरिज की थी। जो उसका जीजा दबंग परिवार से था, उसने, ये लड़की माइनर है, इसके साथ जो है 3-4 बार छेड़छाड़ की है और 7 तारीख को एक बार दिन में छेड़छाड़ की। उसके बाद 7 तारीख को ही शाम को अपने 3-4 साथियों के साथ आया, लड़की के साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की, मारपीट की, जिसका मेडिकल भी हुआ है और पुलिस में दरखास्त दे दी गई है, जिस पर आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की का मेडिकल भी कराया है और काउंसलिंग कराई है और उसके 164 के बयान दर्ज कराए। न्यूज़ इंडिया वाले हमारे कल घर आए थे। हमने न्यूज़ इंडिया वालों को बताया था ऐसी ऐसी बात है, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते और आज से पुलिस वाले हमारे कार्रवाई करवाने लग गए। जज के सामने बयान दिलवा दिए, कोरोना टेस्ट करवा दिया। न्यूज़ वालों का धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया का धन्यवाद जो हमारी खबर चलाई। हम प्रशासन जाग गई, कोई हेल्प नहीं हो रही थी 3 महीने से। अब हमारा केस चलाया जा रहा है और सारी बात सुन भी रही है पुलिस, हमारा काम भी करवा रही है। वहीं मेवात में होने वाली राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए द ग्लोबल स्कूल अटाइल की लड़कियों का चयन हुआ है। ये सभी 12 मार्च से 14 मार्च तक मेवात में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगी। 5 लड़कियों के चयन पर विद्यालय के प्राचार्य महेंद्र पराशर ने कहा कि ये हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान समय में खेलों के माध्यम से सफलता का नया आयाम खिलाड़ियों ने जो स्थापित किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। वहीं इस संदर्भ में विनोद कोच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले भी ये लड़कियां नेशनल स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी हैं। हमारे विद्यालय में हॉकी और खो खो में पहले भी नेशनल स्तर पर खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया है, जो विद्यालय के लिए गौरव की बात है और हम विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी ऐसी अनेक प्रतिभाओं की खोज करते रहेंगे। खबर रोहतक से है, जहां पर सैनी एजुकेशन सोसाइटी में शिक्षा की देवी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई। माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा सदन में नवनियुक्त प्रबंधन कार्यकारिणी माता जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीवन भर नारी के अधिकारों के लिए लड़ने वाली भारत की एकमात्र महिला सावित्रीबाई फूले को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा समाज के लिए वंदनीय रहेंगे। जिन्होंने नारी के लिए शिक्षा के द्वार खोले। बहन ऋतुराज सैनी ने भी अपने संबोधन में कहा कि माता के किए हुए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। वह हम सबके लिए एक त्याग की मूर्ति हैं, जिनके योगदान समाज के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि इसी वर्ष राजस्थान सरकार ने माता का जन्मदिन 3 जनवरी को राजस्थान में शिक्षिका दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है और इसी फैसले का अनुसरण करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी 3 जनवरी यानी सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उनको मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और एज अ प्रिंसिपल मैं स्कूल में काम कर रही हूँ। हमारे स्कूल के सदन का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, श्री सावित्रीबाई फुले सदन। और इन्हीं की वजह से जो है आज सारी महिलाएं जितनी उन्नति कर रही हैं हर क्षेत्र में, कहीं भी हो, कहीं भी आज पीछे नहीं है। वो सारा जो है श्रेय इन्हीं को जाता है। मैं इनको बार बार सत सत नमन करती हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।